नमस्कार, मैं राहुल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस समय भारत में अलग अलग अपने माहौल को लेकर के तैयार हैं, लेकिन आज की जो राजनीतिक दौर की हम चर्चाओं को शुरू करेंगे 70 के दशक में ले चलेंगे। जी हाँ, 70 से 80 का दशक वो था भारत की राजनीति में। एक ऐसी महिला का उदय हुआ, दलित समाज की, पिछड़े समाज की बहन मायावती। 1976 में जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में मान्यवर कांशीराम के कदमों पर चल करके उनके सहयोग में जिस तरीके से बहुजन आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, फिर वहीं से शुरुआत होती है और मुख्यमंत्री तक का जिस तरीके सबसे बड़ा सूबा कहते हैं हम उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा, 4 बार की मुख्यमंत्री समझिएगा। एक दलित परिवार के वो पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी देश की जो एक पिछड़े समाज से आती थी और मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया। 24 का चुनाव, मैंने क्यों कहा कि शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनसे मिलाना चाहूंगा। एक बार जरा ऊपर से नीचे इस शख्सियत को देखिएगा। आप देखेंगे तो बहन मायावती की आपको झलक दिखेगी जो 1976 की मैंने हुई थी। वही रूपरेखा, वही अंदाज उसी समाज से आती है और लड़ने का तरीका भी फिर वही बहन मायावती का। जिस तरीके से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए पुलिस की लाठी खानी हो, जेल खाना हो, सब कुछ करती हैं। तो चर्चाएं शुरू करते हैं निर्देश जी से। 24 का चुनाव, क्या 2024 के चुनाव में अब समय नहीं आ गया कि दलित समाज की बेटी भी प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करे? चलिए, उनके हूबहू हैं, उनके नक्शे कदम पर चलती है, उनसे ही शुरुआत करते हैं। बहन मायावती, प्रधानमंत्री चेहरे की जब भी बात होती है तो मोदी राहुल मेन स्ट्रीम मीडिया परोसती है। आप दलित समाज के आंदोलन में आप मुख्य भूमिका निभाती हैं, हमेशा उन आंदोलनों में खड़ी रहती है। क्या बहन मायावती पर अब चर्चा होने का समय आ गया है कि 24 में सत्ता कम से कम उनके हाथों में जाए? देखिए, स्ट्रीम मीडिया जानबूझकर बहन जी को इग्नोर करती है ताकि आम जनता के जहन से बहन मायावती जी या बसपा जो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वो लोगों के दिमाग से एकदम गायब हो जाए। तो मीडिया जिस चीज़ को लगातार बोलती है, लोग उसको सुनते हैं, तो लोगों को लगता है कि केवल टक्कर में बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी है और बसपा जैसा कोई नाम जो है वो नहीं लेते। इसलिए लोगों को नहीं पता चलता कि टक्कर में कोई अन्य पार्टी भी है और उनका यही एजेंडा होता है कि बसपा को किसी ना किसी तरीके से, जब वोटर उनका मजबूत है तो क्या हो गया, हम प्रचार प्रसार में उनको गायब कर देंगे। और आज जब बहन कुमारी मायावती जी का जो वोटर है इस लेवल पर आने के बाद भी चाहता है कि हम चाहें किसी भी तरह का पीड़ा सह लें, तकलीफ सह लें, और उनको टारगेट भी किया जाता है कि तुम बसपा के वोटर हो, जगह जगह मार के, पिटाई के, रेप के, खेत जलाने के, घर जलाने के, लोगों की हत्याओं के, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम बसपा को वोट देंगे। इतना बड़ा, मतलब इतना कट्टर वोटर किसी ना तो कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है। कांग्रेस बीजेपी का वोट जो है लालच के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन बीएसपी का जो कट्टर वोटर है वो कहीं आज तक नहीं गया है। और वो कोर वोट जितना भी है वो पहले भी था और आज भी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अब चीज़ें जो है बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा डाली जा रही है। डर हुआ दिखाया जा रहा है कि अगर बीजेपी आ गई तो तुम्हारा जो है जीना दुश्वार हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस को ले आओ। क्या है कि ये उसी तरफ से चलने वाले एजेंडे होते हैं कि बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को ले आओ और कांग्रेस से फिर लड़ लेंगे। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारी खुद की अपनी पार्टी है एक, बीएसपी को ले आओ या बीएसपी में सुधार करो या बीएसपी के लिए लड़ाई लड़ो, बीएसपी में सुधार करो, बीएसपी के लिए लड़ाई करो। वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि अपना स्टैंड क्लियर कर लेंगे तो वो क्या होगा कि अपने आदमी को, अपनी पार्टी को खड़ा कर लेंगे और बीजेपी कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर अपने आप वोटर के दिमाग से खत्म होने लगेगी। तो ये तीसरी हम कहते हैं ना कि देश की सबसे बड़ी पार्टी। हाँ। आपने कहा कि माइंड सेटअप ऐसा तैयार किया जाता है कि डराओ कि बीजेपी आएगी तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस आएगी तो डराओ कि कांग्रेस को हटाओ, बीजेपी को लाओ। ये सत्ताओं को डराएंगे, लेकिन हम उस सत्ता के बारे में बात नहीं करते हैं। 85% आबादी की हम बात करते हैं। 85-15 का देश में नारा लगता है, बहुजन सत्ता बनाता है, लेकिन हुकूमत में वापसी क्यों नहीं होगी? बहन जी के नामों पर आखिर पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों नहीं चर्चाएं करते हैं? अगर गुजरात की हम बात करते हैं, छोटा सा राज्य है, उससे 3 बार का मुख्यमंत्री निकल कर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लग सकता है। कहते हैं कि विश्वगुरु बनेगा तो 4 बार सबसे बड़ा सूबा सुशासन चलाकर दिखाए। 2007 से 12 की जो बेहतर सत्ता दिखाई, बहुजनों को हुकूमत दिखाया, उन पर चर्चा क्यों करने सबको ही डरता है? क्यों डरते हैं? देखिए, इसमें मैं मीडिया की अगर आप बात करें कि मीडिया डरती है या मीडिया नहीं करती है, तो देश का छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति भी ये बात कहता है कि मीडिया जो है खरीदी करी है, मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, वो अब स्वतंत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बची है। इस तरह से जो मीडिया आज कर रही है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों की चाटुकारिता कर रही है, ना कि वो जनता के मुद्दे रख रही है, ना जनता की समस्याएं रख रही है, ना वो सत्ता में बैठे लोगों से सवाल कर रही है, जबकि वो विपक्ष पे सवाल करती है।
मीडिया का जो काम होता है वो होता है सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करना कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसमें आप कहाँ विफल रहे। लेकिन वो जो इस तरह के सवाल करती है वो विपक्ष से करती है। यहाँ अगर वो विपक्ष के रूप में भी देखती है तो केवल यहाँ भी वो दोहरा व्यवहार अपनाती है, विपक्ष में भी वो केवल कांग्रेस को देखती है, बीएसपी जैसी पार्टी को वो काउंट नहीं करती, ना ही उसे विपक्ष मान करके उसको कहीं सामने दिखाने की कोशिश करती है। तो यहाँ जो ये पार्टी है ये भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, क्योंकि जो देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पहले तो कांग्रेस ही रही है, आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले से कांग्रेस इस देश पर राज करती रही है, तो उसको चुनौती देने वाले उस समय बाबा साहब अम्बेडकर रहे, वो उनके गले की फांस बनकर रहे। उसके बाद जब बीजेपी आने लगी, कांग्रेस अपने पूरे जवानी पर चढ़ी हुई थी, पूरे देश में उसका एक तरफा राज चलता, हाँ एक तरफा राज चलता था। उस समय फिर कांग्रेस को चुनौती देने के लिए दोबारा से मान्यवर कांशीराम साहब इस भारत की पूरी राजनीति में उथल पुथल कर देते हैं, ये साबित करके कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, संख्या हमारी और सत्ता में भागीदारी तुम्हारी नहीं चलेगी। जब संख्या ज़्यादा हमारी है तो सत्ता में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, भीख नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। इस तरह के नारों से उन्होंने इस देश की उस सोई हुई जनता को जगाया जिसको ये नहीं पता था कि हमारा वोट परसेंट ज़्यादा है और हम केवल कांग्रेस के जन्मजात वोटर बनकर रह गए हैं। दादा ने, परदादा ने, लक्कर दादा सब वोटर उसी के बने हुए थे। वोट पे कहीं भी किसी को ये नहीं पता था कि वोट इतनी बड़ी पावर है कि राजनीति में बैठा हुआ व्यक्ति उनके लिए कितने बड़े काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक नोट एक वोट दो और मैं तुम्हें जो है इस सत्ता में भागीदारी दिलाऊंगा। उन्होंने वो साबित भी करके दिखाया। जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी बहन जी, तो उन्होंने उनके लिए काम किए, पट्टे काटे, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अपने उनके शहरों के जो नाम जो पुराने महापुरुषों के नाम से होते वो रखे गए, और बहुत सारे ऐसे काम जो उन्हें पता नहीं था जो उनके साथ हुए ऑटोमेटिकली। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, जब बसपा की सरकार बनी तो जातिवादी सामंती लोग जो गांव-गांव में उनका शोषण करते थे, उनके मन में कहीं ना कहीं टेरर फैला कि अरे इनको मत टच करना, या इनको जैसे पहले की तरह खुला मार के पीट के फेंक देते थे, अब इनके साथ ऐसा मत करना। सत्ता की हनक दिखाई गई कि सत्ता क्या होती है उसे दिखाया गया। आज के मौजूदा दौर में जो मुख्यमंत्री कहते हैं बुलडोजर, उन्होंने बुलडोजर क्या जो सत्ता दिखा रहे हैं, उससे पहले कहीं 2007 में ऐसा डर दिखाया गया कि दलितों को सिर्फ और सिर्फ उनसे कुछ गलत करने से पहले 100 बार ख्याल आते थे कि दरवाजे पर पुलिस आएगी। सत्ता का हनक होना चाहिए और ये हनक आना चाहिए पूरे देश में। देखिए, उसको मैं हनक नहीं कहूँगी, वो सत्ता का क्या था कि बहन जी लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुशासन का हनक कहेंगे। हाँ, उसको सुशासन कहेंगे। अगर ये और बहन जी को भी हम हनक कहेंगे तो दोनों में फिर डिफरेंस नहीं रहेगा। बहन जी ने सुशासन चलाया, बहन जी ने जिस बहुसंख्यक समाज के लिए पार्टी बनी थी, उस बहुसंख्यक समाज पर जो शोषण हो रहा था, खासकर दलित वर्ग पर, उस वर्ग पर शोषणकारियों की साइकोलॉजी खुद ही डाउन हो गई थी कि इनका जो व्यक्ति है वो सत्ता में बैठा है, यदि इनको मारेंगे पीटेंगे तो भाग के थाने जाएगा, अपने नेता के पास जाएगा, नेता ने अगर फोन कर दिया तो उठाकर रातों रात हमें जेल में डाल देगा। यानी कि जो इतने सालों से कार्रवाई नहीं होती थी, अब वो जो एक्चुअल कार्रवाई है, जो संवैधानिक कार्रवाई है, वो हो जाएगी, और अगर वो कार्रवाई होगी तो हमें जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़ेगी। जैसे आपने चीज कहा कि मान्यवर कांशीराम जब आंदोलन चलाया, तो आज के समय में जो भी बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं, आपने कहा कि एक संजीवनी दिया जिसकी वजह से बहुजन समाज सड़कों पर आया, लड़ा। और आज एक सवाल बड़ा बढ़िया ये उठ जाता है कि चंद ऐसे लोग हैं उसी समाज से, मैं कहूँगा, जो राजनीति में उनको आने की जो भी आप कहिए कि जिस तरह की उनकी लालसाएं हैं, सवाल सीधा सा उठाते हैं। उनको लगता है कि बहुत ही सिंपल बॉल है, फेंक दो, बहन मायावती सड़कों पर क्यों नहीं आती। तुम्हें शर्म आती है कि 65 वर्ष की से तुम कहते हो कि सड़कों पर आए, जब ये जिस उम्र में है उस उम्र में वो गेस्ट हाउस कांड झेल चुकी हैं, जहां पर मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी, लाठियां खाई, जेलों में गई, सब कुछ किया, पूरा अपना जीवन दे दिया। आपकी बेटियां, मेरा एक सीधा सा सवाल है, आप भी पूछिएगा, क्या आपकी बेटियां सड़कों पर निकलती है? एक बेटी ये निकली है, उदाहरण है, मैंने इसीलिए कहा कि बहन मायावती का रूप देखो, निकली है। आपकी बेटियां घरों में बैठती हैं, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार चलाती हैं। उन्होंने ना शादी किया, ना ब्याह किया, ना अपने परिवार के बारे में सोचा। किसके लिए? दलित समाज के लिए। और तुम बेशर्म की तरह कहते हो 85-65 वर्ष की, 70 साल की उम्र होने चाहिए, सड़कों पर क्यों नहीं आ रही है? तुम कब आओगे? तुम रिटर्न गिफ्ट कब दोगे बहन मायावती को? रिटर्न गिफ्ट देने का समय है। 65 साल की उम्र में भी कहते कि तुम लाठी खाओ, शर्म आने चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, समाज तब तक किसी की कुर्बानियों को कुर्बानी नहीं मानता जब तक कि वो इस दुनिया से चला नहीं जाता। वो जाने के बाद फिर के एकदम 100 रुपए की माला खरीद के लाएगा और फूलों की चढ़ा करके रोएगा, आंसू बहाएगा कि तुम होते तो, काश तुम होते तो ऐसा होता, काश तुम होते तो। एक कवि होता है ना, कल्पनाओं में कविताएं करता है। तो ये समाज हमेशा कल्पनाओं में रहता है, यथार्थ की कभी ये ना तो एक्चुअलिटी की ना समझ रखता है, ना इसको एक्सेप्ट करता है। जैसे कि बाबा साहेब जब थे तो तब उनकी कदर नहीं हुई,
फिर उनके साथ चले गए, जगजीवन राम के साथ चला गया सामाजिक तो दौड़ भागे कि ये हमारा नेता है, वो परोस दिया गया। उसके बाद जब मान्यवर कांशीराम साहब थे तो उनके भी सामने में बहुत सारी दिक्कतें हुई, उस समय भी बहुत सारे टुकड़े हुए, लोग अलग अलग गए और आरोप भी लगते थे, अपने ही लोग उनको हर्ट करते थे। तो जब कांशीराम साहब गए तो अब लोग ये कहते हैं साहब कांशीराम होते तो हमारे पास और राजनीति होती, मतलब वो होते तो ऐसा होता जैसे कभी कल्पना करता तुम होती तो मैं ये करता, तुम होती तो मैं वो करता, तुम होती तो फूलों की माला होती। कल्पनाओं की दुनिया में जिएंगे, यथार्थ पर बात नहीं करेंगे। हाँ, और यथार्थ को ना तो ये अपने घर में लागू करना चाहता है, जैसे मान लीजिए बहन मायावती पे टीका टिप्पणी करना एक क्या जीभ हिलती है, कुछ भी खर्चा नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी ही बेटी को उस मार्ग पे चलने के लिए कहते हैं तो उसको हर चीज का सामना करना पड़ता है। और जब वो सामना करना पड़ता है, जब बेटी घर से निकलती है तो पहले तो माँ बाप भाई के मन में दहशत होती है कि रास्ते में कुछ हो ना जाए, ठीक है, उसकी सुरक्षा का खतरा होता है। दूसरा, उसके बाद भी जब वो घर लौटेगी तो गाँव के लोग, घर के लोग, परिवार, मोहल्ले के लोग ये ना कहे क्या करके आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल होता आज है। के मौजूदा दौर की बात करें, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम चीजें बेहतर है, आज संघर्ष आप कर सकते हो। लेकिन 1976 की बात करते हैं, जहां दलित होना ही लगता था कि अभिशाप है, निचले जात में पैदा होना ही अभिशाप हो जाता था, शिक्षा कहीं थी नहीं। उस समय अगर किसी ने आंदोलन किया है और 76 के आंदोलन को तुम 2024 में चैलेंज करते हो, कहते हो कुछ किया नहीं, बाहर निकले, तो हमें नहीं लगता कि ऐसे समाज का कभी उद्धार होगा कि ये जो भी उठा रहा है कभी बार बार बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम पैदा नहीं होंगे। ये चीज समझना चाहिए ना 85% को। देखिए उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं होते थे। आज जैसे हम बाहर हैं तो मैं फ़ोन करके कह सकती हूँ कि मेरे पास ये मुझ पे अटैक, या मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, फंसी हुई, जल्दी से हेल्प भेजो। या हर किसी के पास स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है, कार है, एकदम आ जाएंगे। या आसपास में लोगों के इतना परिचय होता तुरंत आ जाते हैं। तब ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने आंदोलन चलाया, ये बेहतरीन है, काबिल तारीफ़ है। और उनसे ही प्रेरणा शायद हम जैसी बेटियों को मिली जो आज बाहर निकली हुई हैं। क्योंकि हम प्रेरणा इंदिरा गांधी से नहीं ले सकते, वो तो राजा की बेटी थी और राजा की बेटी प्रधानमंत्री बन गई, वो हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती है। हमारी प्रेरणा स्मृति ईरानी नहीं हो सकती है, हमारी प्रेरणा और कोई महिला लीडर नहीं हो सकती है, हमारी प्रेरणा मदर इंडिया नहीं हो सकती है जो उसने इस देश में आकर काम किया, क्योंकि उसके पास पैसा था, उसने लोगों पर काम किया। हमारी प्रेरणा बहन कुमारी मायावती जी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उस दमित समाज से उठ करके इतने बड़ा सिंहासन तैयार किया और उन लोगों को बताया कि यहाँ से वहां तक जाने का रास्ता ये है, आप चलिए। उसका महत्व उनका ज़्यादा वो जो सफर है बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आज भी समाज की बेटी उठेगी तो हो सकता है कुछ टेक्निकल, उस समय वॉर जवान से होते थे, गली मोहल्लों की चर्चाओं में होते थे। आज जो वॉर होता है सोशल मीडिया पर होता है, गाली गलौज भी होती है, सब कुछ झेलना पड़ता है। तो क्या है कि वो वॉर जो उन्होंने झेला है, जुबानी वॉर जो उन्होंने लांछन वॉर झेला है, जो उन्होंने कैरेक्टर पे वॉर झेला है, जो उन्होंने शारीरिक हमले भी उन पर हुए हैं, गेस्ट हाउस कांड हुआ है, और भी बहुत सारे जगह जगह होंगे जो हाईलाइट नहीं हुए, जो करना नहीं चाहते। कई बार क्या होता है कि महिला क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर जाती है, जैसे धक्का मारना या छोटा अपमान करना। वो सोचती है मुझे आगे बढ़ना, मैं अगर मैं इसमें उलझ गई तो क्या होगा, मैं यहीं रह जाऊंगी। तो बड़े विजन वाली महिला क्या होती है, छोटी चीज़ों को इग्नोर करती हुई आगे बढ़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें उनकी जीवन की जो बुरी घटनाएं होंगी जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा। तो जो लोग टीका टिप्पणी बहन जी को अपमानित करने के हिसाब से करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि पहले मैं अपने घर की एक बेटी को कुर्बान कर दूं। यानी मेरी बेटी किसी बेटे के साथ भाग जाए चलेगा, लेकिन मेरी बेटी घर से निकल के मिशन का काम करने ना जाए। यही मैंने कहा कि ये देखिए, इनको संबोधित किया जाता है दीदी निर्देश के नाम से। अगर टीपा टिप्पणी करती हैं तो एक बार को चलता है, शायद करना तो इन्हें भी मैंने कहूँगा कि होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये संघर्ष कर रही है, उस रूपरेखा में आई है, आज सब कुछ छोड़ के घर लड़ती हैं दलित समाज के लिए, उनके पिछड़े समाज के लिए। तो सवाल बस वही उठ जाता है कि सवाल आप बहन मायावती से करने से बेहतर है कि शायद उसका अगर 2% भी आपकी घर की जो औरतें हैं सड़कों पर, तो या फिर आप पुरुष समाज से आप ही संघर्ष कर ले तो अब सवाल उठा। नहीं, पुरुष उस कंडीशन को समझ ही नहीं सकता। जो महिला पर टीका टिप्पणी करते हैं वो महिला को निकाल कर देखें। वो वैसे भी बहस, मतलब ये कोई वो नहीं है, एक पुरुष उस चीज को नहीं झेल सकता। महिला के अपना अलग शरीर है, महिला की अपनी अलग समस्या, उन समस्याओं के साथ वो चलती है। पुरुष के अपने गट्स होते हैं, वो अपने उनके साथ चलता है। पुरुष अगर चल रहा होगा तो पुरुष को नहीं कहा जाएगा बड़ी मटक के चल रही है। अगर महिला चल रही होगी, अरे बड़ी बन रही है। अगर वो किसी महिला के साथ, किसी पुरुष उसके साथ चल दिया 4 कदम, अरे इसके साथ इसका सेटिंग होगी इसलिए चल रही है, या इसका साथ इसका कोई स्वार्थ होगा, ये ऐसे थोड़ी देर होगा, इसका साथ इसका कोई मतलब होगा। या किसी जगह पर कहीं बैठ गई है, हंस ली, बड़ी हंस रही है, बड़ी, वैसे लोग सवाल उठाते हैं। कुछ तो चक्कर है बेटा, मैंने पकड़ लिया क्योंकि बहुत हंस रही थी। तो ये सब क्या है, ये बहुत ईजी होता महिला को टारगेट करना, महिला के कैरेक्टर पर टारगेट करना। इस समाज का नहीं, इस ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा एक हल्का और सॉफ्ट टारगेट है महिला, इसलिए हो जाती है। तो
तो वो पुरुष नहीं समझ सकता, महिला समझ सकती है। तो जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं वो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, अपनी पत्नियों को, जिनको वो घर में जो है मेकअप थोप करके उनको सुंदर बेबी डोलम सोनेदी बना के रखते हैं और देखते रहते हैं, आंखें सेकते हैं, उन महिलाओं को जरा बाहर भेजो ना। जब तुम दूसरों की बहन बेटियों को मंच पे दहाड़ने के लिए, आंदोलन में जेल जाने के लिए अप्रिशिएट करते हो, तो अपनी बेटियों को तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अपनी बेटियों को भी भेजिए। फिर सवाल उठाओ। हाँ, तो तब सवाल उठाओ, अपनी बेटियों को भेजो, फिर वो जेल जाएं, फिर वो ये संघर्ष करें, फिर कहेंगे तू कैरेक्टर से कहीं गिरी होगी, या तू लोगों को ठग रही होगी, या तू पैसा ले रही होगी। बहुत सारे सवाल जो समाज में होते हैं, ये चलते रहते हैं। सवाल मैं लूंगा। देखिए, जिस तरीके से भारतीय राजनीति की हम बात करते हैं, हालांकि महिलाओं में राजनीति की एंट्री आपने कहा कि इंदिरा गांधी के समय से भी है, लेकिन वो एक राजघराने का परिवार था कि भाई बैक टू बैक आना है, राजा का बेटा तो राजा बनना है, वो तो फिक्स था। लेकिन एक झोपड़ी वाले का बेटा भी राजा बनेगा, बेटी राजा बनेगी, ये फिक्स नहीं था। उस भ्रांति को मान्यवर कांसी राम ने तोड़वाया, मायावती ने तोड़वाया। लेकिन एक सवाल बनता है कि मायावती ने वो जिस क्रम को चालू किया कि महिलाओं को जिस तरीके से स्वतंत्रता दिलाई कि अब तुम राजनीति में आओ, वो दलित समाज की हो फिर किसी भी समाज की हो, आज राजनीति में जिस तरीके से वो अपनी हिस्सेदारी को ले रही है, इन चीज़ों को लेकर के, बाकी मैं अदर पार्टियों की बात करूं तो जब भी कोई महिला समाज, मतलब इस दलित समाज की महिला आगे आती है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर सबसे बड़ा खेल होता है। इसका तो कैरेक्टर है, इसने तो समाज के लिए ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, किसी का प्रूफ नहीं है, लेकिन उसको गलत साबित करने के लिए भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दिया जाता है। तो दौर अभी भी वही चल रहा है, झेलना तो अभी भी पड़ रहा है। वही दौर वही है, क्योंकि है ना कि ये जो आपको ज़्यादा जांच करनी नहीं पड़ेगी। ये जो टॉपिक है इतना इंटरेस्टिंग है, इतना मज़ेदार है भारतीय समाज के लिए, कि किसी महिला के लिए कह दिया तो वो अपने आप ही कल्पना करने लगता, अच्छा ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, जैसा वो चाहता है, जैसा वो कर रहा होता है, या जैसे उसके माइंड में कुछ विचार होते हैं, वो उसी तरह से उस महिला के बारे में उस इमेजेस को अपने माइंड में खुद ही क्लिक कर लेता है और फिर उसी हिसाब से सोचता है। तो जो महिला है और ऊपर से दलित है, तो वो कैरेक्टर से एकदम सॉफ्ट टारगेट है, आसानी से टारगेट हो जाती है। सबूत ना हो, कोई मांगता ही नहीं है, कोई सबूत नहीं मांगता है। आप देखेंगे कि एक बड़ा वर्ग है जो पूरा नग्न होकर के, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन करके, बॉलीवुड में महिलाएं बहुत सारा धन कमाती हैं, बहुत बड़ी इज्जतदार हैं, अगर वो आएंगी तो लोग पीछे भाग लेंगे, मतलब चप्पल भी छोड़ देंगे, गिर जाएंगे, पैरों में लेट जाएंगे। जबकि वो कैसे बनी होती है सेलिब्रिटी, वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि हमें प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ क्या क्या करना हुआ पड़ता है। वो क्यों चल गई वो? क्योंकि उनके नाम के पीछे शर्मा, उनके नाम के पीछे कोई अलग अलग टाइटल लगे होते हैं, एक विशेष वर्ग की महिलाएं होती हैं, वो चल जाती हैं। इस समाज की महिला तो मेहनत करके भी अगर आगे पहुंचेगी तो भी बदनाम है। वो अगर थोड़ा सा काम कर गई या कुछ एक समझौता करके थोड़ी सी भी पहुंच जाएगी तो उसको हीरो बना देते हैं, हीरोइन बना देते हैं। इस समाज का दर्द है। आपने अभी सवाल किया था कि मैं टीका टिप्पणी करती हूँ बहन जी पर, ये सवाल कुछ और लोग भी करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं, मेरा मकसद बहन जी को टीका टिप्पणी करने का नहीं। ये सवाल था, मैं उस पर थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा। मैंने ये कहा कि जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं वो अगर आपकी तरह मेहनत करें तो आपको थोड़ा सा राइट बनता है, आपको राइट बनता है कि एक बार बहन जी पे सवाल उठाओ, क्योंकि आप फील्ड हो। लेकिन जो घरों में बैठे अगर वो सवाल उठाते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। मैंने ये नहीं कहा कि आप करते हो, मैंने ये कहा कि आपको राइट थोड़ा बहुत, राइट तो आपको भी नहीं दे सकते कि उन्होंने जो झेला, लेकिन आप लड़ाई लड़ तो आप एक बार सवाल उठा सकते हो। घरों में बैठने वाले सवाल उठाएंगे, ये मेरा सवाल था। आपने शायद, आपकी इंटेंशन वो ना हो, लेकिन जो लोग सुन रहे होंगे शायद उनकी इंटेंशन होगी, उनको जवाब मिले। जो बहन जी हैं, मैं उनको इस समाज का मुखिया मानती हूँ, और मैं उनको अपने आप को मैं उनका वोटर मानती हूँ, उनकी पार्टी का। तो एज अ वोटर मेरा अपने नेता से सवाल बनता है। जब तक मैं सवाल नहीं करूंगी तब तक मैं जागरूक वोटर नहीं बनूंगी, और ये मेरी पहली प्रायोरिटी है कि ताकि मेरे बच्चे भी उस पार्टी के वोटर बने, क्योंकि उसकी अगर कुछ कमियां हो रही हैं या जिनको ध्यान में नेता लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं किसी स्वार्थवश, तो मेरे जैसे लोग बोलकर पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में दलाल नहीं है, चमचे नहीं है, हर पार्टी में भरमार होती है। किसी पार्टी में भी पैसा नहीं चलता, बहुत संत साधु लोग बैठे हुए हैं, हर पार्टी में हर तरह का चीज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी वजह से हम अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को वॉच करना चाहिए, उनका होमवर्क करना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए। एक बच्चा भी यदि हाई स्कूल में फेल होता है, यदि मान लीजिए मेरी बेटी 5th में फेल हुई, तो वो बैठकर देख रही थी कि मेरे कितने सवाल गलत गए, मैंने कौन सा कहाँ कमी कर दी। जब हमारा बच्चा 5th क्लास में या 1st क्लास में फेल होकर भी अपनी समीक्षा करता है, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी पार्टी है, तो फेल होने के बाद अपनी समीक्षा, पार्टी में समीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। मैं यही तो चाहती हूँ, यही तो मेरा जोर है कि पार्टी में समीक्षा होनी चाहिए, नेताओं की समीक्षा होनी चाहिए, नेताओं के एग्जाम होने चाहिए। बहन जी पूछे क्या किया है, उनका काम के आधार पर उन्हें टिकट देना चाहिए, वो पैसे के आधार पर नहीं। देखिए, ये एक समर्थक है, मैं भी इस बात का समर्थन करूंगा। जो समर्थक होता है उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं।
केवल वो वोटर नहीं होता, इनकी भावनाएं हैं कि हमारी पार्टी बेहतर करे। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की पार्टी है, सत्ता में लाने वाले के दुख दर्द है, वो चाहता है कि बेहतर हो जाए। एक आखिरी सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, 2024 चुनाव में क्या लगता है कि इस बार वो मौका है? हम कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए, आखिर अब तो हुकूमत की बात करें ना, कब तक दूसरे के पाले में खेलेंगे? तो बहुजन समाज के लिए एक संदेश क्या होगा कि एकजुट हो, कम से कम 24 में एक बार बेहतर आजमाइश हो कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखिए, मैं भी चाहती हूँ बहन जी प्रधानमंत्री बने, और ये इस समाज के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं ये मानती हूँ बहुत ही हल्का छोटा काम है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का ये लगा लीजिए कि प्लान मेरे जैसी एक सामाजिक छोटी कार्यकर्ता पर है, तो बहन जी के पास भी होगा, लेकिन उस पर काम होना चाहिए। मैं केवल ख्याली पुलाव में मैं नहीं जीती। समाज को क्या मैसेज है? समाज के लिए मैसेज ये है कि बीजेपी को हराओ, कांग्रेस को लाओ, क्योंकि बीजेपी बहुत नुकसान कर रही है। फिर कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस तुम्हारा शोषण करेगी, फिर कहा जाएगा कांग्रेस को हटाइए, तो उससे भी बड़ी दुष्ट निकली, अब बीजेपी को लाओ, और तुम्हें इन्हीं के साथ फुटबॉल बना के खिलाते रहेंगे। इसलिए अपना स्टैंड तैयार करो, अपनी पार्टी को तैयार करो, अपनी पार्टी के साथ रहो, और अपनी पार्टी के भी नेताओं से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने वोटर की कदर करो। वो तुम्हारे वोटर हैं, वो तुम्हारे चमचे गुलाम या रोटी में रखे हुए बैंगन आलू नहीं, जब मन चाहे जब फेंक के मार दिए और जब चाहे जब तुमने इस्तेमाल कर दिए। अगर तुम भी उनका वैसे ही इस्तेमाल करके शोषण करते हो जो दूसरी पार्टियां करती हो, तो तुम और उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर वो उनको और अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेंगे और वो ले जाएंगे। मेरा काम यहाँ पर सबसे पहले है कि वोटर को समझाने के लिए इस बहुजन समाज पार्टी के पास और नेताओं की और कार्यकर्ताओं की भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि बहन जी ने जो काम किए वो कामों को पहुंचाने वाला कोई नहीं है। इसी नोएडा शहर को बसाने वाली बहन जी, इसी नोएडा में महामाया इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, बालक इंटर कॉलेज, ऐसी बड़ी इमारतों के साथ एजुकेशन पर काम हुआ। उसका प्रचार प्रसार नहीं, लेकिन केजरीवाल ने 2 स्कूल कर दिए, तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उसने प्रचार किया। बस उसमें थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगा, वर्तमान दौर के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 स्मार्ट सिटी की योजनाओं की घोषणा किया। पूरे देश में मैं कहूंगा कि एक बत्ती लेकर ढूंढेंगे, एक स्मार्ट सिटी नहीं मिलेगा। बहन मायावती ने एक भी स्मार्ट सिटी की बात नहीं की, लेकिन नोएडा घूम लीजिए, आपको स्मार्ट सिटी दिख जाएगी। जिस सुशासन की बात इस समय बुलडोजर से करते हो, सुशासन उस समय में पूछिएगा कि दलित समाज के किसी भी शख्स पे, गरीब तबका का हो, गांव का, उसके कॉलर को पकड़ने से पहले सामंतवादी लोग 1000 बार सोचते थे कि दरवाजे पर प्रशासन आ जाएगी। जिस आवास योजना को लेकर के प्रधानमंत्री ढिढोरे पीटते कि सबको आवास दे दिया, बहन मायावती का महामाया आवास योजना, जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में मेन सड़कों पर बनकर दिखेगा, ये होती है योजनाएं। तो तमाम ऐसी योजनाएं बहन मायावती की अगर तुलना करनी हो, आप वोटर है 80%, देश की कहते हैं कि बहुजन सत्ता आनी चाहिए, तो सत्ताएं ऐसे ही नहीं आती। सत्ताओं के लिए आपको वोटिंग करनी पड़ेगी, साथ में जुड़ना पड़ेगा। और यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी दल हो, अगर बहन मायावती के खिलाफ आपको कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो कहते हैं कि इतिहास साक्ष्य होता है। बैक में जाइए, 4 बार के कार्यकाल को देखिए उत्तर प्रदेश का। कहते हैं ना कि किसी चीज को, सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश घूमिए और राज्य को निकालिए कि किसकी बेहतर सेवाएं रही, आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि 24 में बेहतर कौन होगा। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा, 24 में अब की बार किसकी सत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।